नमस्कार, मैं हूँ विनीत मल्होत्रा और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही अच्छे अजीज दोस्त और राजनीतिक विशेषज्ञ, जाने-माने सलाहकार और पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले, बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले सुमित पीर। सुमित, वक्त निकालने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं दर्शकों, क्योंकि एक कंसर्न है जिसको शायद मेन लाइन और मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तक इतना भाव या इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला है, और वो है हिंदुओं की जो दशा हो रही है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने के बाद, और जो अभी हाल ही में जो मुसीबतें आई हैं उनसे जो हिंदू जूझ रहे हैं, उसके बारे में बात करने के लिए आपके सामने हम आज हाजिर हुए हैं। सुमित पीर के लिए भी ये एक बहुत ही क्लोज कहें या बहुत ही एक अजीज मुद्दा है। सुमित, बताइए कि सबसे पहले कि पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। जब इलेक्शन खत्म हुए थे तो एक्सोडस भी हुआ था। एक्सोडस होता है, काफी हिंदू बॉर्डर पार करके बांग्लादेश चले गए थे कि उन्होंने कहा कि अब ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री बन गई है तो हमारे लिए यहाँ पे रहना दुश्वार है। विनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बहुत ही बड़ा ज्वलंत विषय जो अभी कोरोना के कारण थोड़ा दब गया है, सबसे बड़ा विषय ये है अभी भारतवर्ष का। मुझे बताइए विनीत जी, हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी है, हम कहते हैं राइट्स फॉर एवरीबॉडी, हर कोई वोट दे सकता, आपको हक है। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है अगले दिन हिंदुओं के खिलाफ एक नरसंहार शुरू होता है। 3600 विलेज इफेक्टेड है, 40,000 हिंदू इफेक्टेड है, 5,000 कार्यकर्ता अटैक हुए, 150 औरतों के साथ भरभरता का व्यवहार हुआ, 15 औरतों के साथ खुलेआम रेप हुआ, और ये एक ऑर्गेनाइज स्तर पे हो रहा, पूरे स्टेट में हो रहा है। वापस आने के लिए आपको हफ्ता देना पड़ रहा, आपकी कंप्लेन लिखने के लिए कोई तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात विनीत जी, मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। बोलेंगे भाई एक एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है, ये तो अपनी खिचड़ी बना रहे हैं। पूरा राष्ट्रीय मीडिया वहां था, पूरे नेशनल चैनल वहां थे, और आदरणीय धनखड़ जी वहां थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर। एंड गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, किसी पार्टी का नहीं होता गवर्नर। उसके सामने वहां की माताएं बहनें आई, बिलक रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, पैर में गिरी धनखड़ जी की, बोले धनखड़ जी हमें बचाओ, नहीं तो हमें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मुझे बताइए विनीत जी, ये कौन सा राजतंत्र है, कौन सा सेक्युलरिज्म है, जहां जो मेजॉरिटी हिंदू समाज है उसको गवर्नर के पैर में पड़ते हुए, ये किसी बंद कमरे में नहीं हुआ, बीजेपी के कार्यालय में नहीं हुआ, खुलेआम राष्ट्रीय मीडिया पे। और ये करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, पैरों में पड़ते कह रहे साहब, भाई साहब बचा लीजिए, नहीं तो हमें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। धनखड़ साहब की आंखों में आंसू थे विनीत जी, और उन्होंने कहा बंगाल हिंदुओं के लिए ज्वालामुखी बन गया है, कश्मीर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है इस देश में, कहां गया हमारा जो लोकतंत्र। तो वो वीडियो मैंने भी देखा था जिसमें धनखड़ जी ने एक तरह से बहुत ही आंसू भरी एक विनती की थी सरकार को कि इस समस्या को रोका जाए, इसका कोई समाधान किया जाए। पर आपने जो अभी तक कहा है उसके दो तर्क निकलते हैं। पहला ये कि ये जो भी हो रहा है, वहां की जो रीजनल पार्टी है, मैं रीजनल कह रहा हूँ, क्षेत्रीय पार्टी जो है टीएमसी, उनके होते हुए हो रहा है। दे आर नॉट ओनली ऑब्जर्वर्स अकॉर्डिंग टू यू, दे आर द परपेट्रेटर्स ऑल्सो ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। और दूसरा ये कि ममता बनर्जी भी इसमें, आपने जो अभी तक कहा है, कंप्लिसिट है, क्योंकि उनके हवाले से तो सुमित अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, कोई सफाई नहीं आई, ना ही कोई टिप्पणी आई है। मुझे बताइए विनीत जी, बिना सरकारी तंत्र के सहायता से आप 40,000 लोगों पे अटैक कर लोगे? आप 3,600 गांव में अटैक कर लो, शहरों में अटैक करेंगे? आप 40,000 हिंदू भाग रहे, 3,000 कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है, बिना सरकारी व्यवस्था और तंत्र की सहायता के तो यह संभव ही नहीं है। मुझे बताइए 1947 तक वहां मुस्लिम लीग का राज था, उसके बाद 34 साल सीपीएम, 30 साल कांग्रेस और 10 साल टीएमसी, पर मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति है वहां अब भी बरकरार है। और ये उसी राजनीति का सिलसिला है जहां बीजेपी 3 सीटों पे थी, आज 77 सीट पे। और अगर ये कोविड के लास्ट सीट पे रैलियां बंद नहीं होती तो इलेक्शन कहीं भी जा सकता था। ये एक राजनीतिक बदला लिया जा रहा बंगाल के हिंदू के साथ। मुझे बताइए, मैं पार्टी को अलग रख रहा हूं, मैं राजनीति को अलग रख रहा हूं, हिंदू जो है वो इस देश का सिटीजन नहीं है क्या? उसको राइट ऑफ टू वोट नहीं है, उसके लिए राइट ऑफ रिलीजन नहीं है, उसके लिए राइट ऑफ फ्रीडम नहीं है। अगर आप किसी और पार्टी को वोट दोगे तो आप क्या जनता से, जिसमें जनार्दन बसते, उससे बदला लोगे? इंडस्ट्रियल स्केल पे लोगे? क्या हो रहा है ये?
तो क्या कहा गया हिंदू का हक? हिंदुस्तान में हिंदू का हक कहा विनीत जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित। जब इलेक्शन होने वाले थे, चुनाव की तरफ जब बढ़ रहे थे, तो ममता बनर्जी ने भी कहा था कि वो भी हिंदू हैं। उन्होंने तो मैं जय श्री राम नहीं बोलती हूँ, पर मैं हूं तो हिंदू ही। आपका कहने का ये मतलब है कि जैसे ही टीएमसी तीसरी बार अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में लेके आई है, तो जिन लोगों ने टीएमसी का साथ नहीं दिया और वो हिंदू निकले, उनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हो गई है वेस्ट बंगाल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका आकलन बिल्कुल सही है। मुझे बताइए सारी हिंसा 2 तारीख को कैसे शुरू हुई? रिजल्ट यहां आता है, इसका एक परिनियोजित कार्यक्रम था, एक परिनियोजित साजिश थी, पूरी तैयारी ग्राउंड पे हो चुकी थी। घर से मुझे बताइए, दर्दनाक वीडियो है विनीत जी, दिल रोता है। मैं बताऊं आपको, ये जो कश्मीर में हुआ था ना, आज ये वेस्ट बंगाल में हो रहा, अगर इसको रोका नहीं गया, मैं खुलेआम कहता हूं, ये आपके मेरे घर तक, हर घर तक आएगा। अगर हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है तो वो कहां सेफ है? मैं वोट किसी को दूं, मेरी मर्जी। देखिए 34 साल तक कांग्रेसी रहे, 30 साल तक वामपंथी रहे, 10 साल तक ममता दीदी रहे, अब बीजेपी आए, कोई भी आए, अरे भाई मुझे वोट देने का तो हक है। मुस्लिम लीग का जमाना गया, वो 1947 तक था, पर वहां ये राजनीतिक षड्यंत्र अब भी चल रहा है, इतने बड़े स्तर पे ये हो रहा। आज तो हालत ये है विनीत जी, अगर आपको अपने घर वापस आना, आपको कुछ लोगों को हफ्ता देना है। आप मैं बताइए, एक जगह है 26 परगना, जगह है इस्लामपुर, वहां जो औरतों के साथ हमने सुना ऑलमोस्ट सेक्स स्लेवरी वाली बात है। दुख होता है कि 75 साल की आजादी के बाद हमें ये सुनने को मिल रहा है, ये वहां चल रहा है। सुमित, आखिरी आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी समस्या है, इसको लेकर पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई शोर क्यों नहीं मचा रहा है? आपको क्यों लगता है कि वाई इज एवरीबॉडी क्वाइट? आपने कहा कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि पत्रकार थोड़े डरते हो टीएमसी से या करंट डिस्पेंसेशन से, पर बाकी जो जिले हैं, पूरा देश बचा है, उसमें क्यों नहीं बातचीत हो रही है इसकी? देखिए विनीत जी, ये जो कोविड की त्रासदी, जो चाइनीज वायरस का हम पे अटैक हुआ था, उससे उससे देश जूझ रहा था। और आप जानते हैं कि हमारे 21 दिन में करीब 8 लाख लोग या 80 लाख लोग इससे ग्रस्त हुए थे। ये थोड़ा मसला दब गया, उससे पहले मसला था। मुझे बताइए, अगर राष्ट्रीय मीडिया के सामने, सब लोगों के सामने हमारी माताएं बहनें आके रोए, किसी के पैर में पड़े और बोले साहब हमें बचा लो, हमें इस्लाम कन्वर्ट करना पड़ेगा रहने के लिए। मुझे एक बात बताइए विनीत जी, अगर ये मैं इसको घुमा दूं, अगर कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव इंडिया में होता जहां उल्टी होती, भाई हमें बचाइए नहीं तो हमें हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आग लग गई होती, त्रासदी मच गई होती, हर मीडिया हाउस जाग रहा होता। पर आज हिंदू का मसला है, सब चुप है। मैं कह रहा हूं, जो 30 साल पहले कश्मीर में हुआ वो बंगाल में होगा, एक और स्टेट में जाएगा। ये कैंसर है, अगर इसको रोका नहीं गया, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, ये रुकने वाला नहीं है, ये पतन का शुरुआत है। मुझे बताइए, राजनीतिक बदला है, ये राजनीतिक बदला है। तो मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल, जिसका आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वो ये है कि क्या ममता बनर्जी अपनी आपसी रंजिश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो उनकी एक आपसी रंजिश है जो तू में चलती रहती है, उसको इतना आगे और नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है कि शायद हो सकता है कि कल को वो खुद प्रधानमंत्री बनने की नीयत रखे? देखिए विनीत जी, सच्चाई तो ये है, अगर कोविड का ये प्रकोप नहीं बढ़ता तो पूरी पूरी संभावना थी बीजेपी इलेक्शन जीत भी सकती थी। अब ममता दीदी को क्या लगा, 3 सीट से 77 सीट आगे, अगर 20-25 सीट और आती, मान लीजिए 25 सीट बीजेपी की होती, तो वहां आंकड़ा 50 से गिर जाता, तो इलेक्शन कहीं भी हो सकता था। अब उन्हें लगा भाई अभी जैसे तैसे, कहते हैं ना वो, मतलब जैसे तैसे बच गए, अगली बार लोगों को ऐसा भयभीत करिए, ऐसा उनको सबक सिखाओ, ऐसा डराओ, ऐसा वो करो। ये तो आतिताइयों की हरकतें हैं, ये तो जो इन्वेडर आते थे ये उनकी पॉलिसियां होती थी। औरंगजेब के जमाने की बात है। औरंगजेब, बिल्कुल औरंगजेब के जमाने के हथकंडे अपना रहे, खुलेआम औरतों को उठाना, माताओं बहनों को उठाना, रेप करना, घर जलाना। कितने हजार लोगों के घर जलाए गए, सुंदरबन एरिया में बुलडोजर चलाया गया हिंदुओं के घरों पे। ये कौन सी राजनीति है? मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, बंगाल में रहने वाला हिंदू इंडियन है नहीं है, उसको राइट टू वोट है नहीं है, उसको राइट टू लिव है नहीं है, उसको राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है नहीं है, उसको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं है, या कुछ खास लोगों पे लगता है? ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और देश को इसका जवाब देना पड़ेगा। ममता दी, आपको जवाब देना पड़ेगा। कोविड की त्रासदी आज है, कल नहीं होगी, पर एक दिन पूरा देश खड़ा होगा और आपसे जवाब मांगेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा कश्मीर नहीं होने देंगे, न कभी होगा। आप ये भूल जाइए, कश्मीर वाज वन
and only one, first and last. बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने, और आपने जिस जज्बे से इस पूरी समस्या को हमारे दर्शकों को एक तरह से प्रस्तुत किया है वो सराहनीय है। आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत करी, और ये उम्मीद करेंगे, शायद हम दोनों उम्मीद करेंगे सुमित, कि हमारी इस वार्तालाप के बाद, इस कॉन्वर्सेशन के बाद, जो लोग इस समस्या को या इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे थे या इससे अब्रेस्ट नहीं थे, जानकार नहीं थे, उनको भी अब एक तरह से एक आंकलन मिलेगा कि क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में। सुमित, प्लीज हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।